नमस्कार, स्वागत है आपका मनपा के मुद्दे। हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मनपा के चुनाव का माहौल है, ऐसे में हम उन मुद्दों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनावी मुद्दे हैं और जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो इस बार के नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में जो उभर कर सामने आ चुके हैं या कि आने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिजीत वंजारी सर। आप विधान परिषद के सदस्य हैं और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे, शहर के ही हैं सर, और भले ही वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हों, लेकिन नागपुर महानगर पालिका, नागपुर शहर या मनपा की राजनीति से एक तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सीधा इनका वास्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है, आपसे बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर चुनावी मुद्दे। तो क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी के लिए बड़ा एक तरीके से संघर्षमय भी स्थिति है और इसको हम अवसर के तौर पर भी देख सकते हैं कि 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सत्ता नागपुर महानगर पालिका में है। एक समय ये था कि लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास में मनपा की सत्ता रही है। क्या लगता है आपको कि इस बार स्थितियां बदल सकती हैं? 2017 के महानगर पालिका के चुनाव का अगर हम तुलना करें अभी के चुनाव के साथ में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, बेहतर है। क्योंकि पिछले बार कुछ ना कुछ नकारात्मकता थी हमारे इसमें, टिकट के लेकर थोड़ा सा बंटवारे को लेकर बहुत सारा आपसी मतभेद हुए थे तब वो समय में। तो ये बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास भाव के नेतृत्व में जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको सबको साथ में लेकर इस बार विकास भाव ने एक अच्छा उसमें निर्णय लिया है टिकट बंटवारे का। और मुझे लगता है कि सब कार्यकर्ता भी खुश है। अधिकांश तौर पर सभी जगह पर सभी अपने अच्छे कार्यकर्ते जो कई साल से कांग्रेस के आंदोलन के साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के संगठन के साथ में जुड़े हैं, ऐसे लोगों को मौका मिला है। तो एक उसकी एक पॉजिटिविटी जो है वो इस चुनाव को हमको सबको देखने को मिलेगी। तो विड्रॉल के भी दिन बहुत सारे हमारे कांग्रेस के जो लोगों को टिकट नहीं मिली, उन लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें से अधिकतर लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में। तो अब मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वातावरण इस माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। चलिए, चूंकि ये मनपा का चुनाव है, गली मोहल्लों का चुनाव है, तो हम ऑटो में बैठ के जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। इस तरीके की श्रृंखला हमने शुरू की है, तो हम भी आपको आज ऑटो में बैठाएंगे। सामने आपकी कार है, हाँ। लेकिन उसके बाद में भी आपको ऑटो में चल के बातचीत करना पड़ेगा। चलिए आइए सर। तो इससे पहले आप ऑटो में बैठे हैं या ऑटो? हाँ, ऑटो में बैठे, बहुत बार बैठे। दिल्ली में जो भी रहा, तो फिर दिल्ली में भी हम लोग ऐसा ऑटो में घूमते थे। तो ये ऑटो में घूमना कोई नई बात नहीं है। बचपन में भी हम लोग ऑटो में बैठे हैं, बस में घूमे हैं, स्कूल में भी बस में गए हैं। तो ऑटो में बैठना कोई ये नई बात नहीं है। ऑटो बड़ा कनेक्ट करता है। ऑटो बड़ा कनेक्ट करता है, आम आदमी के साथ में कनेक्ट करता है। तो ऑटो ये कनेक्टिविटी है। तो 2017 से 2025 में तो किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां आपको? 17 की तुलना में, क्योंकि 17 में भी मैं पूरब नागपुर का इंचार्ज था, मैंने वहाँ 14 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, इसलिए मैंने नज़दीक से ये सब टिकट का वितरण की प्रणाली मैंने देखा। प्रक्रिया में मैं सहभागी था, पार्लियामेंट्री बोर्ड में था। फिर अभी भी 2024 में 25 में अपन ये जो चुनाव का सामना कर रहे हैं, तो इसमें भी वो सभी प्रक्रिया में हूँ। तो मुझे वो फर्क महसूस हो रहा है। पिछला चुनाव और पिछले बार की कांग्रेस की परिस्थिति और आज की परिस्थिति, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कई युवा चेहरे हमने दिए हैं, कई अनुभवी चेहरे दिए हैं, कई हमने बदलाव किए हैं, कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन हमने चेंज किए हैं। हमने एरिया वाइज, जैसे 4 का प्रभाग, ये बड़ा प्रभाग होता है, तो ये 4 को प्रभाग को लेकर जो प्रकार की लोगों की तकलीफें हमको समझ में आई है, लोगों की तकरार हमेशा रही है कि हमारे एरिया से कोई भी नगर सेवक पद का उम्मीदवार नहीं रहा या नगर सेवक नहीं रहा, तो फिर हमारी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उस प्रकार का कॉम्बिनेशन करने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस की या आपकी भूमिका किस तरीके से है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रभाग से होना चाहिए या वार्ड से होना चाहिए? नहीं, मेरी तो ये भावना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव वार्ड निहाय होना चाहिए, प्रभाग नहीं होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी और 2022 में ये चुनाव होने वाला था, तो उसकी प्रक्रिया के चलते हुए जब वहाँ पर मुंबई में बैठक हुई थी, तो हम सब लोगों ने यही कहा था कि 4 का प्रभाग ये उपयुक्त नहीं है। और केवल पार्टी के लेवल पर नहीं, तो लेकिन कार्यकर्ता और आम जनता जिनको एक नगर सेवक चाहिए रहता हक का अपने, तो उनके लिए भी ये उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने वो उस समय में भी बात की थी। लेकिन आज तो सरकार इनकी है, इन्होंने फिर से 4 का प्रभाग करके उस प्रकार का निर्णय लिया है।
तो इसलिए वो निर्णय के साथ में जाना जरूरी है। अगर ये 4 का प्रभाग और वार्ड पद्धति, इसको अगर हम बाइफरकेशन करके इसके गुण अवगुण को देखना चाहें तो उसको आप किस तरीके से इलॉबरेट करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि वार्ड पद्धति सबसे बेहतर पद्धति है, क्योंकि वार्ड में आपके ज्यादा से ज्यादा 15,000 का एक वार्ड होता है। 15,000 के वार्ड में किसी भी आदमी को काम करने के लिए, नगर सेवक को काम करने के लिए उसको सुविधामय हो जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, वो कांटेक्ट में रहता है, संपर्क में रहता है, लोगों को भी समझ में आता है कि इस प्रभाग में ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये नगर सेवक काम कर रहा है। तो लोगों को भी जो रोजमर्रा की जो उनकी तकलीफ है वो बताने के लिए उनको जो है वो बहुत आसान तरीका है वार्ड पद्धति का। अब प्रभाग में 4 नगर सेवक चुन के आने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि कुछ नगर सेवक बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ नगर सेवक उतने एक्टिव रहते नहीं है, फिर वो अपने मोहल्ले के हिसाब से वो काम करता है, उसके बाहर जाने को देखता नहीं है। तो ये सारी जो तकरार जो हमने पिछले बार के चुनाव के बाद में पाई है, इसलिए हमारा आग्रह था कि वार्ड पद्धति के माध्यम से चुनाव हो, लेकिन अभी ये नहीं हो पाया। तो लेकिन फिर भी अभी 4 के प्रभाग में बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन करके अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करके अलग अलग एरिया का चयन करते हुए हमने उस प्रकार का निर्णय लिया है। लेकिन एक ये भी दिखाई दिया कि 2017 में जो स्थिति हुई थी, जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर, ऐसी स्थिति कांग्रेस की इस बार दिखाई नहीं थी। बिल्कुल इसकी बड़ी वजह एक ये कही जा रही है कि टिकट नागपुर में बैठकर तय हुई नहीं, मुंबई इसलिए ले जाया गया उसे। नहीं, नागपुर में भी हमारा डिस्कशन हुआ, मुंबई में भी हुआ, लेकिन मैंने कहा ना, आप कल के वर्तमान पत्र और आज का वर्तमान पत्र आप खोल के देखेंगे, कोई भी मीडिया आप खोल के देखेंगे, आपकी भी मीडिया है या सोशल मीडिया आप देखेंगे, तो पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने उन्होंने तकरार की है या जिस प्रकार की घटनाएं हम सबको नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आहत हुआ है, वो दुखी हो गया है। और जिस प्रकार से नागपुर शहर में, तो यह ऐतिहासिक घटना है कि नागपुर शहर में पिछले बार 108 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए थे। हमारे 29 नगर सेवक थे, कुछ बीएसपी के थे, एक मनसे का था, 2 शिवसेना के थे, एक राष्ट्रवादी का था। तो 108 नगर सेवक में से 64 नगर सेवकों की टिकट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काटी है। तो या तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि या तो वो निष्क्रिय थे, ये कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर अगर निष्क्रिय नहीं थे तो केवल आने वाली अपनी राजनीति कायम रखने के लिए इन्होंने उस प्रकार का निर्णय लिया है और उन लोगों की टिकट काटी है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थिति अभी डगमगा गई है। हमने देखे कि 6 जगह पर उन्होंने 2-2 बी फॉर्म दिए हैं। पहले कांग्रेस में जब इस प्रकार की घटना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा खुद को पार्टी विद डिफरेंस ऐसा बोल के कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हम शिस्तबद्ध तरीके से हम लोग ये चुनाव का संचालन करते हैं, ये बोलने वाली भाजपा आज कहाँ है? अभी भारतीय जनता पार्टी भी जो पुरानी कांग्रेस थी वैसे हो गई है और अब हम सुधर गए हैं और हम अच्छे तरीके से आपसी मतभेद न होते हुए एक दूसरे को साथ में लेते हुए हम लोगों ने टिकट का बंटवारा किया है विकास भाऊ के नेतृत्व में। तो ये हमारी पहली जीत है। पर कई लोगों की टिकटें तो आपने भी काटी है, कई आपके जो कद्दावर नेता हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए, वो जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। टिकटें तो आपने भी काटी, आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। हमने भी सर्वे किया, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वे किया है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा क्योंकि प्रांताध्यक्ष ने खुद ने आदेश दिया था, तो प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से सर्वे नागपुर में भी हुआ है। 60-65% हमने नए लोगों को टिकटें दी है, कार्यकर्ताओं को टिकटें दी है, गरीब कार्यकर्ताओं को भी टिकटें दी है, काम करने वाले व्यक्ति को टिकटें दी है। तो वो एक अच्छी मिसाल हमने पेश की है ये चुनाव के टिकट बंटवारा के माध्यम से। क्या मुद्दे आपको दिखाई देते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में इस बार हैं? ये चुनाव जो है आम मुद्दों के साथ में हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहे हैं, ये जो मेट्रो आपको दिख रही है, ये जो सीमेंट के रास्ते दिख रहे हैं, ये मुद्दे नहीं है। एक आदमी, बीजेपी तो इन्हीं मुद्दों को बता रही है और विकास से जोड़ रही है। गडकरी साहब थोड़ी नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये गडकरी साहब के काम का अगर हम लोग को ये बोलते हैं कि इतने हमने फ्लाईओवर बनाया और वो सब किया, तो उसके लिए थोड़ी है। एक आदमी जो है वो अपने धंधे के लिए लेकर के व्यवसाय को लेकर या नौकरी करता है तो वो लगभग 8 से 10 घंटे या मैक्सिमम 12 घंटे घर के बाहर रहता है, लेकिन बचे हुए 12 घंटे वो अपने बस्ती में रहता है। तो उसके बस्ती में रहने के बाद में, घर में रहने के बाद में अगर उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसका जो परिवार उस घर में रहता है, उसके बच्चे घर में रहते हैं, अगर उनको वो जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिलती है, तो फिर काहे का महानगर पालिका, काहे का विकास, काहे के प्रश्न? तो ये इसलिए म्युनिसिपल काउंसिल की जो व्यवस्था है अनेक वर्षों से अपने देश में, ये इसलिए व्यवस्था खड़ी की गई है कि सामान्य आदमियों के प्रश्न वो जो सुधारने का प्रयास एक नगर सेवक के माध्यम से होना चाहिए, इसलिए वो ऐसी व्यवस्था है। और हमारा फोकस है कि बस्तियों का विकास,
और बस्तियों के जो प्रश्न है, मूलभूत सुविधा है, मूलभूत समस्याएं है, उसका विकास, और उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर जोर देने वाले हैं। पर कौन से मुद्दे, ऐसा कुछ मुद्दा तय किया हो? जैसे बीजेपी का अभी तो चुनाव प्रचार जो है अपने इस पे एक तरीके से फेज पे आने का है। बीजेपी एक तरीके से एक लाइन सेट कर रही है कि वो कौन से मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएगी। एक मुद्दा ये है कि सिटी जो है उसको और आप अपग्रेड करें और वैश्विक स्तर की सिटी बनाएं, एक खुशहाल सिटी बनाएं। इस तरीके का एक जो है वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है। आपने मुद्दा कह लिया, खुशहाल होना चाहिए। खुशहाल कब होगा? जब मेरे घर में नल पूरा 24 घंटे मुझे पानी मिलेगा। मैं खुशहाल तब रहूँगा जब मेरे बस्ती का रास्ता अच्छा रहेगा। मैं खुश तब रहूँगा जब मेरे बस्ती की गटर लाइन जो है वो चौक ना हो, वो गंदा पानी जो गटर के माध्यम से वो बैक वाटर जो आता है मेरे घर के शौचालय में वो ना हो। तो ये स्ट्रीट लाइट वहाँ शुरू रहे। ये सब जब रहेगा तब खुशहाल रहेंगे ना। आप फ्लाईओवर बना दोगे, आप वो भौतिक विकास करेंगे, आप समृद्धि महामार्ग बना देंगे, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी जहाँ पर बसता है, जहाँ पर रहता है, उसका क्या? पट्टे वाटप को लेकर इन्होंने गुमराह किया है हमेशा। इन्होंने डिप्टी सिग्नल में, नंदनवन में या नंदनवन के झोपड़पट्टी में या अन्य विभाग में इन्होंने पट्टे वाटप का वादा किया था। जो पट्टे वाटप इन्होंने किया था वो भी पट्टे वाटप कांग्रेस के ज़माने में जिस प्रकार का पट्टे वाटप स्थायी स्वरूप से मालकी हक जिसको बोलते हैं वो इन्होंने कहा किया। तो वो पट्टे वाटप तो वो होना चाहिए ना कि पट्टे वाटप स्थायी स्वरूप से उसको मिलना चाहिए। तो ये भी तो मुद्दे है ना। पट्टे वाटप में भी जो क्लॉज इन्होंने डाला है वो क्लॉज खत्म करना पड़ेगा। इनको डालना पड़ेगा कि पट्टे वाटप पूर्णतः उसको मालकी हक हम दे रहे हैं, तो फिर हम मानेंगे। पर सरकार तो कह रही है, सीएम साहब खुद, गडकरी साहब खुद और बावन बुले साहब खुद कई कार्यक्रम लेके मालकी हक के पट्टे वितरित कर रहे हैं। आप उनको पट्टे वाटप का जो उन्होंने करारनामा का जो कागज बनाया है वो करारनामा का कागज ये स्टेज पे आए भारतीय जनता पार्टी के सभी आमदार नेता, और उन्होंने वहाँ पर पढ़ के दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए जनता को कि ये इस प्रकार का पट्टे वाटप आपको मंजूर है क्या? उसको लोन लेना है, उसको और कुछ करना है, उसको अपने बच्चों के नाम से करना है, तो प्रॉपर्टी का पूरी तरह से अधिकार तो उसको होना चाहिए ना। तो ये सारे मुद्दे हमारे इस चुनाव में रहने वाले हैं। एक तो ये मालकी हक का पट्टा जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये आपने बता दिया। पर आप बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो है वो शहर में एक तरीके से वो नहीं है जिस तरीके से दावा किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी दावा करती है 24/7 वाटर सप्लाई का, चाहे वो कचरा वाली जो समस्या है वो उसको लेके कि कचरे की समस्या वो किस तरीके से दूर कर रहे हैं। नई कंपनी उन्होंने लाया है ताकि कचरे का जो ढीक है, थोड़ी दिन पहले हमने जो पूर्व नागपुर के विधायक, आपके मित्र भी है अच्छे, वो आप उनसे मिलते रहते हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि भांडेवाड़ी में जो कचरे का पहाड़ है ये कांग्रेस की देन है और आप इसको हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा मुद्दा लिया आपने। कृष्णा खोपड़े जी अपने मित्र है, बिल्कुल बड़े भाई है, कोई दो राय नहीं है, और मेरा विशेष प्रेम है उनके ऊपर। इतना तकरार उनसे होते रहता है तो मैंने क्या गलत कहा? अगर रोहित खोपड़े ने भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यत्व का राजीनामा दिया, अब जैसे लोग छोड़ के जाते हैं पार्टी, कांग्रेस से भी कई लोग भाजपा में गए, कांग्रेस से कई लोग एकनाथ शिंदे साहब के सेना में गए, कांग्रेस से कई लोग राष्ट्रवादी में अजित पवार साहब के गठ में गए, भाजपा के भी कई लोग यहाँ पर आए हैं, राष्ट्रवादी के लोग आए ना। तो रोहित खोपड़े ने अगर राजीनामा दिया भाजपा का, तो ये बोलना स्वाभाविक है कि भैया रोहित, तेरे को अगर वहाँ पर नहीं जम रहा है, तेरे को अगर उनके विचार नहीं पट रहे हैं, तुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैंने ऑफर दिया कि भैया युवक कांग्रेस में एक अच्छा पद देंगे और तुमको संभाल लेंगे हम। तो मैंने क्या गलत कहा? दूसरी बात, आपने दूसरा मुद्दा ये लिया डंपिंग यार्ड का। खोपड़े साहब ने ये बोला कि डंपिंग यार्ड ये कांग्रेस की देन है। 2007 की महानगर पालिका, आप उनका जाहिरनामा चेक कर लीजिए, नहीं तो उसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। 2012 की महानगर पालिका, उसका जाहिरनामा चेक करिए, और 2017 का जाहिरनामा, ये तीनों जाहिरनामा में उन्होंने लिखा कि पूर्व नागपुर में जो डंपिंग यार्ड है इसको हम स्थलांतरित करेंगे, गांव से बाहर लेकर जाएंगे, ऐसा लिखित आश्वासन उन्होंने दिया था। तो फिर 15 साल से 11 साल से दिल्ली में इनकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट इनकी है, 10 साल से ये सत्ता में है, 15 साल से आपकी महानगर पालिका में सत्ता है, तो आज तक के डंपिंग यार्ड को स्थलांतरित करने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं स्थलांतरित किया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। दादा, नीरी जैसी एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था, संशोधन वाली संस्था, केंद्र सरकार की संस्था, उनके भी वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट दिया है कि भांडेवाड़ी में डंपिंग यार्ड के परिसर में 2 किलोमीटर के रेडियस में जो वस्ती वहाँ पर है, जो रहवासी इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को उनको खतरा है, दमा की बीमारी, प्रेग्नेंट महिलाओं को बीमारी, अलग अलग बीमारी, फिर आपके अलग अलग बीमारी, कैंसर, फेफड़ों का आजार,
ये जो है ये होने की संभावना है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। फिर वो रिपोर्ट आपने कहाँ डाल दी? वो कचरे में डाल दी क्या? फिर आपको दया नहीं आई क्या लोगों के ऊपर? आज भी वहाँ पर ढिक जमा होता है। जब हम नया फ्लाईओवर बना तो फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो बोलना पड़ता है कि कचरा डंपिंग यार्ड है। आप यहाँ पर अपने फुटारा तालाब में आप बड़े बड़े उसको फाउंटेन्स बनाते हैं, आप उसके नोजल जो है वो आप स्पेन से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, आपको कचरा नहीं दिखता? और क्यों? नागपुर शहर के, मेरा तो ये आक्षेप है कि नागपुर शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण है, आपका पश्चिम है, उत्तर है, आपका मध्य है, तो पूरा कचरा हमारे पूरब नागपुर में क्यों? ये मेरा बहुत बड़ा आक्षेप है। क्यों? हर विधानसभा का अपना डंपिंग यार्ड अलग होना चाहिए। वहाँ का कचरा, अब ये जो कचरा संकलन कलेक्ट करते हैं गाड़ियों के माध्यम से, जो कंपनी को दिया है इन्होंने, बीवीजी को और दूसरी कंपनी को दिया है, इसमें भी बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार है। कचरा लेने के बाद में वो क्या करते हैं, उसमें मट्टी डालते हैं, उसमें पत्थर डालते हैं और अपना वजन बढ़ाते हैं, और वो उतने पैसे कंपनी वसूल करती है महानगर पालिका से। वो एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और दूसरी बात कि इतने बड़े प्रमाण में आप कितना फ्यूल आप खर्चा कर रहे हैं, कितना ईंधन आप खराब कर रहे हो कि दक्षिण पश्चिम एयरपोर्ट को लोग की जो जयताड़ा वगैरह जितनी बस्ती है वहाँ का भी कचरा आप पूरब नागपुर में लाओगे? कितने किलोमीटर हो गया वो? तो ये क्यों? ये सज़ा हमको क्यों? ये पनिशमेंट पूर्व नागपुर के रहने वाले लोगों को ये पनिशमेंट क्यों? आपका अपना डंपिंग यार्ड तैयार करो। अब तक के ये 15 साल में इन्होंने महानगर पालिका में उसका एक ये बनाना चाहिए था, उसकी सोच बनानी चाहिए थी। पर अगर आपकी मान लीजिए कि अगर सत्ता आ जाती है, बिल्कुल हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। हमारे भी जाहिरनामा में वो रहेगा कि नागपुर शहर में एक ही विधानसभा में और खासकर भांडेवाड़ी में जो डंपिंग यार्ड है वो उसको बंद कर देना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। ये क्यों, अगर आप मुझे बता पाए और समझा पाए, क्यों इतनी तकरार कृष्णा खोपड़े जी और अभिजीत बंजारी जी के बीच में? नहीं। हम ये देखते हैं कि नागपुर शहर में जितने नेता और विधायक हैं, मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं कि टकराव की स्थितियां जो है वो खड़ी हो जाती हैं और वो मामला कई बार पुलिस स्टेशनों तक पहुंच जाता है। देखिए कैसा है, कृष्णा भाऊ सीनियर नेता है, मैं मानता हूँ, 4 टर्म के आमदार है, मैं मानता हूँ। अब कृष्णा भाऊ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रहने का कोई कारण ही नहीं, कोई कारण नहीं है। आप मिलते हैं क्या उनसे? हाँ बिल्कुल मिलते हैं ना। किस तरीके से मिलते हैं? मिलते ना, हाथ मिला के मिलते ना। हाँ। कृष्णा भाऊ से हाथ मिला के मिलते हैं। वो भी मुझे ऐसा पीठ पे ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। वो ऐसा लगता है कि जितनी लड़ाई होती है। नहीं, ये देखिए, मैं बहुत बड़ा है। मैंने मेरे पूरे करियर में मैंने कभी भी कृष्णा भाऊ होगा या अन्य कोई भी आमदार हो, किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, मेरा उसमें कोई गलत ये भी नहीं है। लेकिन पूरब नागपुर में जो प्रश्न मुझे दिखते हैं, जो समस्या मुझे दिखती है, उसको तो उजागर करने का काम मेरा है, कोई किसी भी विरोधी पक्ष का काम है। तो ये तो अपनी घटना है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना दी है एक बेहतरीन घटना है। पूरे देश विदेशों की आप घटना चेक करिए, सबसे बेहतरीन घटना जो कहीं मिली है तो अपने देश को मिली है। इतना सुंदर है कि आपके पास में विधानसभा है, आपके पास में विधान परिषद है, आपके पास में लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति का अपना एक जिम्मेदारी है, आपकी प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपनी जिम्मेदारी है, स्टेट के मंत्रिमंडल की अपनी जिम्मेदारी है, विरोधी पक्ष नेता होना चाहिए, वो जिम्मेदारी है। आप विरोधी पक्ष नेता भी नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे? अगर जब वो कांग्रेस के ज़माने में जब 2-2 खासदार रहते थे और जब कांग्रेस के ज़माने में महाराष्ट्र के में भी आपके 2-4 आमदार रहते थे, वो ज़माने में भी हमने विरोधी पक्ष नेता पद दिया है। आप इतिहास के पन्ने खोलकर देख लीजिए। तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको डर है कि विरोधी पक्ष नेता देने के बाद में वो जो जिस प्रकार से बात हाउस में होगी, विधिमंडल के कामकाज में होगी, आपको उसका डर लगता है, इसलिए आप नहीं दे रहे ना। कृष्णा भाऊ का भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 1.25 लाख से चुन के आए इस विधानसभा में, तो क्यों उनको अभिजीत बंजारी से डर लगता है? मुझे बताइए तो। हमारे तो 3 नगर सेवक थे, आपके तो 22-23 नगर सेवक थे पिछले बार में। वो कह रहे हैं कि पूरी 27 पूर्व नागपुर में उनके आने वाले हैं। ये अहंकार किसी भी व्यक्ति ने नहीं पालना चाहिए दादा। ये जनता जो है वो जनता मालिक है, ये जनता तय करती है। जिस प्रकार से ये तय करते ना कि हमारे 120 चुन के आएंगे, पूरब नागपुर में हमारे 26 चुन के आएंगे या 27 चुन के आएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये अहंकार दर्शाता है। ये तो जनता तय करती है दादा, जनता हमारी मालिक है। जनता हर बार हमको परीक्षा में देना पड़ता, 5 साल के बाद में परीक्षा देना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो जनता तय करती है ना। अब आप जिन वोटरों को या जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एंगल से हम बातचीत कर लें। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके क्या कुछ जो है विषय हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जो सीधे नागपुर महानगर पालिका से जुड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, और उनका मिजाज, उनका मूड, युवा मतदाताओं का मूड आपको किस तरीके से दिखाई देता है? बिल्कुल जुड़ता है, क्योंकि नागपुर शहर में भले ही महानगर पालिका का चुनाव हो या राज्य में हर महानगर पालिका का चुनाव हो,
लेकिन युवा तो हर जगह रहता है ना। वो झोपड़पट्टी में ग्रेजुएट रहता है, वो अच्छे घरों में भी रहते हैं, अच्छे बस्तियों में भी रहते हैं, बड़ी कॉलोनी में भी रहते हैं। उनके भी अपने प्रश्न हैं, उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं कि मेरा शहर कैसा होना चाहिए, मेरे शहर में मुझे कंपनी अगर यहाँ पर आई है तो मुझे नौकरी मिलना चाहिए, उसकी भी उम्मीद है। हर किसी को थोड़ी लगता कि मैं यहाँ पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर वो अगर पुणे मुंबई में नौकरी के लिए जाता है तो अच्छा थोड़ी लगता है। बूढ़े माँ बाप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो सुविधाएं है, ये जो पैटर्न है ना विकास का, ये तो पहले सभी स्टेट गवर्नमेंट ने, पूरे देश ने तय करना चाहिए। अपने यहाँ जो प्रमाण है, अर्बनाइजेशन होने का जो प्रमाण है, ये प्रमाण बहुत बड़ा है ना। मैं तो 6 जिले घूमते रहता हूँ, मैं वर्धा जाता हूँ, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, सभी जगह जाता हूँ। मैं निरंतर रूप से मैं 6 साल से घूम रहा हूँ। मैं किसी भी छोटे गाँव में जाने के बाद में मैं उनको लोक संख्या पूछता हूँ। मैं नरखेड़ गया, मैंने उनको पूछा कि भैया आपकी लोक संख्या क्या है। उन्होंने बताया कि इतनी लोक संख्या है। मैंने पूछा कि 25 साल पहले कितनी लोक संख्या थी, तो 25 साल पहले भी लोक संख्या जो है तो वो उनकी लगभग कम थी और अभी भी वो कम होती आ रही है। उसका कारण क्या है कि वहाँ का युवा ग्रेजुएट होने के बाद में नौकरी के लिए सीधा नागपुर आता है। गढ़चिरौलियों से हो, गोंदिया से हो, भंडारा से हो, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है नागपुर में करके वो नागपुर में आता है। तो उनके यहाँ युवा टिकता नहीं है ना। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग इंडस्ट्री अगर हमने खड़ी की तो फिर वहाँ पे भी खुशहाली आएगी, वहाँ की लोक संख्या कम नहीं होगी, वहाँ पे भी लोक संख्या बढ़ती रहेगी। और जो हमारे शहरों में जिस प्रकार से गर्दी हो रही है वो गर्दी नहीं होगी, क्योंकि रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये ऐसा पैटर्न हम स्वीकार ही नहीं करते ना, हमने स्वीकार नहीं किया। पुणे में इंडस्ट्री आ रही है, पुणे में IT इंडस्ट्री खड़ी हो गई, मुंबई में इंडस्ट्री आ गई, ठाणा में इंडस्ट्री आ गई, आपके नासिक में आ गई, आपके औरंगाबाद में आ गई और कुछ प्रमाण में नागपुर में आ गई। तो लेकिन बाकी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रकार का हमने मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। और एक बराबरी का समतोल अगर हम लोग विकास करें, इंडस्ट्री को हमने अगर उस प्रकार से बढ़ावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिए तो मुझे लगता है कि लोग खुश रहेंगे, उनको नौकरी मिलेंगी, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और भरे पूरे परिवार के साथ में वो बच्चा वहाँ रहेगा। क्या लगता है आपको, कांग्रेस किस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में परफॉर्म करेंगे? ये सवाल मुझे लगता है कि मैं बहुत वाजिब व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका जो इलेक्शन रहा है वो एक तरीके से नज़ीर, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास में रही, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने उसे वापस छीना। अब उस सीट को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 1 साल 1.5 साल पहले से जो है तैयारी कर रही है। अब उनका टारगेट है कि 8 लाख वो वोटर बनाएंगे या 10 लाख वोटर बनाएंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में रहेगा? और अगर आप ये भी शेयर कर सकें कि किस तरीके से आपने चुनाव जीता था और बीजेपी के मुँह से एक तरीके से जीत जो है वो छीन कर लाई थी? नहीं, मैंने काफ़ी मेहनत किया था, हमारे सब नेताओं ने मेहनत की थी, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी। अपने तीनों जो अपने ये महाविकास आघाड़ी के हमारे सब शीर्ष नेता थे, उन्होंने भी वो चुनाव मन पे ले लिया था और मुझे तो बहुत प्यार मिला, लोगों का सम्मान मिला। और 6 जिलों में सभी कार्यकर्ताओं को, जिनको तब मैं जानता नहीं था, जब मैं चुनाव पहली बार लड़ा ये 6 जिलों का, तो तब भी लोगों ने मुझे सराहा और मुझे साथ दिया। इसी का परिणाम हुआ कि जब कांग्रेस एकता के साथ लड़ती है, महाविकास आघाड़ी एकता के साथ में लड़ती है, तो उसका परिणाम अलग होता है। ये हमने कई बार देखा है। इसलिए हमारी ये मंशा है कि इस प्रकार से टिकट वितरण के समय में विकास भाऊ ने एक अच्छी भूमिका ली, सभी नेताओं को विश्वास में लिया और सभी को विश्वास में लेकर टिकट का हमने वहाँ पर वितरण किया है। इसलिए उसी एकता के साथ में महानगर पालिका का चुनाव भी हम लोग लड़ने वाले हैं। पर नाराजगी तो आपकी पार्टी नहीं, थोड़ी बहुत नाराजगी हर जगह रहती है, क्योंकि एक सीट है, मांगने वाले 4 हैं, आपको किसी भी एक व्यक्ति का चयन करना होता है। और ये भी बात सच है कि सभी कार्यकर्ता जो दूसरे भी टिकट मांगते हैं या नाराज होते हैं, वो भी बराबरी के ताकतवर उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन हमने फिर भी उनको नाराजगी दूर करने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की है, आम जनता की है, उनके कार्यकर्ताओं की है, तो कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे, ये पूर्ण विश्वास मुझे है। पर एक चीज़ ये भी है कि हाल के जो इलेक्शन हुए हैं, ये तो हमने देखा है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हो सकता है कि उसका रिफ्लेक्शन भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में दिखाई दे, लेकिन हाल ही में जो छोटे शहर हैं, नगर पंचायत और पंचायत समिति, वहाँ के जो रिजल्ट आए हैं, क्या आपको लगता है कि उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मनपा के चुनाव में होगा? और एक तो नगराध्यक्ष आपके मित्र ही हैं जो बने हैं मौदा के, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। वहाँ का जो नगर परिषद के चुनाव में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमको अपेक्षित था वो उस प्रकार से नहीं आया, ये बात सच है। लेकिन कहीं कहीं हमने चंद्रपुर जिले में मैं प्रभारी था,
चंद्रपुर जिले में 7 हमारे नगराध्यक्ष चुन के आए हैं 10 में से, तो वो भी हमारी एक उपलब्धि है। कई कई जगह पर वहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी थी या उस टाइप का रिजल्ट हमको मिल नहीं पाया, यह सच है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का मतदान कम नहीं हुआ है और जिस प्रकार से सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से शुरू किया है देश में और राज्य में भी, उसका भी परिणाम तो होता है ना, उसका भी परिणाम होता है। कई जगह पर उम्मीदवारों के फॉर्म काट दिए गए हैं, स्क्रूटिनी में फॉर्म काट दिए गए हैं। इसलिए हमने उस प्रकार की सावधानी इसमें महानगर पालिका में हमने बरते हैं। हमने सभी उम्मीदवारों को बोले थे कि आप वकील के माध्यम से पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए, फॉर्म भरने समय कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, उसका हमने पूरा ख्याल रखा। इसलिए हमारे फॉर्म कहीं नहीं कटे, उल्टे इनके फॉर्म कटे हैं। इन्होंने बी फॉर्म चेंज किए, कुछ दूसरे कार्यकर्ताओं को दिए हैं, तो वो नाराज़गी उनके पार्टी के प्रति, उनके नेताओं के प्रति है, हमारे इसमें नहीं है। हम चलते चलते आपका जो परिसर है उसको भी एक तरीके से देख रहे हैं। ये भी परिसर काफ़ी बदल गया है बीते कुछ सालों में। किस तरीके की यहाँ की दिक्कतें, किस तरीके की समस्याएं हैं? नहीं, समस्या तो नागपुर में जैसे 24/7 पानी का नारा इन्होंने दिया था, आपको भी मालूम है। आज तक के OCW ने किसी भी बस्ती में, चाहे वो सिविल लाइन्स हो, चाहे वो झोपड़पट्टी एरिया हो या कोई भी बस्ती हो, 24/7 पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, ये सच्चाई है। दूसरी बात, पानी 24/7 मिलता करके आपने बताया कि खोपड़े साहब ने बताया, पानी कब मिलता है? जब बरसात के दिनों में, जब झोपड़पट्टियों में और कई इलाकों में पानी घुसता है तो तब 24/7 पानी मिलता है। क्योंकि 2 साल पहले नागपुर शहर में अम्बाझरी ओवरफ्लो होने के बाद में जिस प्रकार का अतिवृष्टि हुई थी, बारिश भरमार हुई थी, और उस कारण ये पूरब नागपुर में भी हमने देखा कि अपने पूरे नंदनवन झोपड़पट्टी में यहाँ तक के पानी भर गया था, गले तक के पानी आया था। और मैंने खुद, जब विरोधी पक्ष नेता थे वडेट्टीवार साहब, उनको मैंने खुद बुलाया था, म्युनिसिपल कमिश्नर अपने अभिजीत चौधरी साहब थे, उनको भी बुलाया था, कलेक्टर साहब को बुलाया था, वो सब आए थे वहाँ पर। और अब हमने उनको दौरा करने लगाया झोपड़पट्टी में, तो यहाँ पर पानी घर लोगों के कंधे तक के पानी आ गया था और बड़ी दिक्कतें गई थी। तो फिर वो आपको नहीं दिखता, फिर वो ये कौन सा विकास है कि आपने सीमेंट के रास्ते बनाने के वक्त आपने पहले डांबर रास्ता और जो पुराना रास्ता था उसको खोदना चाहिए था, 2.5 फुट आपने नीचे जाना चाहिए था, और उसका फिर बाकायदा बोल्डर मुरुम के बाद में आपने सीमेंट का रास्ता बनाए होते तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपने जो रास्ता है उसी के ऊपर आपने और 2.5 फुट ऊपर आपने सीमेंट के रास्ते बनाए। लोगों की जो प्लिंथ बनी थी वो प्लिंथ 2.5 फीट नीचे चली गई, तो नेचुरली लोगों के घर में पानी गया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? हर बरसात के सीज़न में आपको 2-3 महीने ये आपको नज़रिया आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के घर में पानी घुस रहा है। तो ये जो है, ये प्रश्न जो है, ये आपने हैंडल जिस तरीके से करना चाहिए था वो हैंडल नहीं किए। कई जगह पर आपकी जो नाग नदी जो अपनी बहती है पूरे नागपुर शहर के अलग अलग इलाकों से, वो नाग नदी की संरक्षण भिंत है वो टूट गई, लोगों के घर में पानी घुस गया, बस्तियों में पानी घुस गया। तो वो जिम्मेदारी आपकी थी, वो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाया। तो ऐसे ये जो महानगर पालिका को लेकर जो प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम ये जो महानगर पालिका का होता है, नगर सेवकों का होता है, सत्ता का होता है, उसका आपने बराबर इस्तेमाल नहीं किया। आप फेलिवर रहे, आप अपयशी रहे, इसलिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। चलिए चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने नगर सेवक का भी चुनाव लड़ा, उसके बाद में 2 बारी आपने विधायकी का भी चुनाव लड़ा, आपके भाग्य में था तो आप अब विधायक हैं। तो ये मलाल है कि नगर सेवक भी काश बन जाते, या अब ये इस तरीके की जिम्मेदारी आपने अपने आप में खुद ये लक्ष्य रखा हो कि मैं नहीं बन पाया तो इस बार अपने 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं को या पार्टी यस एग्जैक्टली, पार्टी के सभी हमारे 151 जगह पर हम लड़ रहे हैं। अभी तो 151 जगह पे भाजपा नहीं लड़ रही, क्योंकि 7 लोगों को उन्होंने सेना में भेज दिया, एकनाथ शिंदे साहब की सेना में भेज दिया, तो वो संख्या में लड़ने के हिसाब से हमारे से कम है। हम तो 151 पे लड़ रहे हैं और हमको फ़ख्र है कि हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला। नगर सेवक ये सबसे बड़ा एक व्यक्ति होता है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों से मिलता है। आमदार को इतने लोग नहीं मिल पाते, खासदार को नहीं मिल पाते, मंत्री को भी नहीं मिल पाते, इसलिए नगर सेवक जो है ये सबसे बड़ा एक कार्यकर्ता होता है कि जिसका संपर्क लोगों से रहता है। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से हमने टिकट बंटवारों में भी हमने उस प्रकार से उनका चयन किया है, अच्छे लोगों को टिकटें दी है, और अभी ये सब मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव का सामना करेंगे और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराज़गी है लोगों की, लोगों को भी समझ में आता है। जब हम बस्तियों में घूमते हैं, आप जितने भी अनाधिकृत लेआउट के बस्ती में घूमें, आप पारडी जाइए, आप भांडेवाड़ी जाइए, आप भरतवाड़ा जाइए, आप कलमना मार्केट के पास में जाइए, आप वाठोड़ा में जाइए, नंदनवन झोपड़पट्टी जाइए, आपको असली चित्र आपको देखने को मिलेगा।
कि किस प्रकार की अवस्था में हमारा आम आदमी ज़िंदगी जीता है। तो वो जो है वो हमारा फोकस है, वो हमारा केंद्र बिंदु है और उसी के साथ में हम ये चुनाव लड़ेंगे। चलिए अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है वो भी आपने जो है वो बता दिया। जी, आपका भी शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम मनपा के मुद्दे में फ़िलहाल बस इतना ही। हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जिनके ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी है कि मनपा के मुद्दे किस तरीके से होने चाहिए या उन मुद्दों को तैयार करने की उनकी अपनी भूमिका है। अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगे जिन पर भी जिम्मेदारी है और जो भी मनपा के मुद्दों को एक तरीके से तैयार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।